Hello students, we will discuss about the Gauss theorem, what is Gauss theorem and its proof, how Gauss theorem is derived. We will discuss. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट दूंगा, व्हाट इज द गॉस थ्योरम. स्टेटमेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux passing through a closed hypothetical surface, is equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by it. Mathematically we can represent as phi equals to integral E dot ds q in by epsilon naught. Q in total charge enclosed by the Gaussian surface. जैसे आपके पास ये क्लोज्ड surface है which occupies some volume, and let q1, q2 and q3 are the charges enclosed by the Gaussian surface, then the flux will emerge through it. फ्लक्स है जो इसमें से इमर्ज होगा और इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, और ये क्यू इन जो है इस केस में वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. इट इज़ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट. दैट इज़ द गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट और कंटेंड इन इट. उस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसका स्टेटमेंट मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. अब हम इसको प्रूव करेंगे. प्रूफ देखिए बच्चों, ये आपके पास एक गॉस क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस है और लेट इसके अंदर है जो क्यू चार्ज पड़ा हुआ है. ये क्यू चार्ज, ये क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस जिसने वॉल्यूम को बाउंड कर रखा है, विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, और ये क्यू चार्ज इस प्लेस पे पड़ा हुआ है. अब मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ में, इसी सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर, और एरिया एलिमेंट वेक्टर हम जानते हैं एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो आउटवर्ड्स होगी. क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस के लिए आउटवर्ड्स होगी, और क्यू को एलिमेंट से जोड़ने वाली लाइन आर लेंथ की है, और ये वाला एंगल कि चार्ज क्यू को एलिमेंट से जोड़ने वाली लाइन के साथ एरिया एलिमेंट वेक्टर थीटा एंगल बनाता है. लेट थीटा 1 वेक्टर बनाता है, थीटा 1 या थीटा ही मान लेते हैं एक बार हम. इट इज़ द थीटा एंगल. नाउ वी नो दैट phi इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds और E ds cos थीटा
बाई आर स्क्वायर। अब इस लोकेशन पे जहाँ एलिमेंट है उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ई डी एस, सॉरी ई डी एस कॉस थीटा, और ई का मैग्नीट्यूड रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब मैं के क्यू को है जो इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इट इज़ द डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट वेक्टर एट अ लोकेशन पी। ये सॉलिड एंगल है बच्चों, तो के क्यू, और मैं इस सॉलिड एंगल को लेट डी ओमेगा से शो कर रहा हूँ। डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को ओ ले लीजिए, ओ पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। सॉलिड एंगल कैसे है? ये जो एरिया एलिमेंट वेक्टर लिया है उसके बाउंड्री पॉइंट्स को आप ओ से ज्वाइन कर दें, या पेरिफेरल पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स और पेरिफेरल पॉइंट्स, तो इनके बीच में इन बाउंड्री पॉइंट्स को या पेरिफेरल पॉइंट्स को, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को अगर मैं ओ से ज्वाइन करूं तो उनके बीच में एक 3D में एंगल बनेगा, दैट इज द डी ओमेगा सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में आप जानते होंगे कि जैसा कि मूंगफली का जो कॉन जो होता है, जैसे ये मूंगफली का कॉन है, अब उसके अंदर है जो ये सर्कुलर सेक्शन है, मूंगफली जहाँ से डाली जाती है, और ये पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट है, इनकी बाउंड्री लाइंस इन बाउंड्री लाइंस को मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो यहाँ जो एंगल बनता है इट इज़ द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल। अब हमको पता है कि डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट एट इंटीरियर पॉइंट ओ। अगर हम जो और भी एरिया एलिमेंट वेक्टर्स लें, जैसे ये मैं एक एरिया एलिमेंट वेक्टर लेता हूँ, तो ये सॉलिड एंगल जो सबटेंड करेगा वो ये होगा। इसी टाइप से मैं और अदर एरिया एलिमेंट्स ये भी ले सकता हूँ, ये एरिया एलिमेंट वेक्टर, उसका सॉलिड एंगल ये रहेगा, और इसी टाइप से जैसे और भी सॉलिड एंगल लिए जा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि एट एनी इंटीरियर पॉइंट द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये जितने भी सॉलिड एंगल होंगे, जितने भी एरिया एलिमेंट्स वेक्टर इस टाइप से लिए जाएं, और ओ पॉइंट पे उन सॉलिड एंगल्स का अगर सम किया जाए तो दैट इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन। इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू इंटू 4 पाई स्टेरेडियन, ऐसा यूनिट सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। नाउ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई हम कैंसिल कर देंगे, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप। हमने जो क्लोज सरफेस किसी भी आर्बिट्रेरी शेप को लेके हमने गॉस थ्योरम को प्रूव किया है, और गॉस थ्योरम में आ रहा है राइट साइड में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर केवल क्यू चार्ज था। तो आपके इस टाइप से हम गॉस थ्योरम को हम प्रूव कर लेंगे। एनसीईआरटी में गॉस थ्योरम को जो प्रूव किया जाता है वो एक स्फीयर को गॉसियन सरफेस लेते हुए प्रूव किया जाता है, लेकिन इन जनरल इट इज़ ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ क्लोज्ड सरफेसेस कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ऐसी सरफेसेस जो क्लोज सरफेस होती है उनको गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
हाँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट नंबर फर्स्ट, तो गॉस थ्योरम इज ट्रू। गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर any shape and size of Gaussian surface. Gaussian surface, फर्स्ट पॉइंट ये, गाउसियन सरफेस यानी जो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस ली जाती है जिसके अंदर हम चार्ज पुट करते हैं, तो वो किसी भी शेप और साइज़ की हो, गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर दैट। गॉस थ्योरम किसी भी शेप और साइज़ के लिए ट्रू है। पॉइंट नंबर 2, जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर हम और डिटेल में जाना चाहें तो फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और हमारे पास है जो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस एज ए स्फीयर ले रहा हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस के अंदर φ1 है। φ1 वो Q in बाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं इसको इस टाइप की ले लेता हूँ, Q1 एंड Q2, then the same flux will emerge through the Gaussian surface, that is the φ2 equals to Q in by एप्सिलॉन नॉट, और Q in इस केस में भी था आपके पास Q1 प्लस Q2, और इस वाले केस में भी Q in जो है that is Q1 प्लस Q2. It means the flux remains the same whatever be the shape and size of the Gaussian surface. Gaussian surface का क्या कुछ भी शेप या साइज हो, it doesn't depend upon the shape and size of the Gaussian surface. The total electric flux does not depend upon the shape and size of the Gaussian surface. Point number 2, the electric flux phi depends upon the charges lying inside the Gaussian surface only, inside the Gaussian surface only. The phi depends upon the charges lying inside the Gaussian surface only, not on the charges, not on the charges lying outside the Gaussian surface, outside the Gaussian surface. बच्चों हमको पता है कि हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का ये है, इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q in जो है ये टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द गाउसियन सरफेस है। अगर है जो जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रीवियस केस के अंदर में चार्जेस है जो Q3 और Q4 इस गाउसियन सरफेस के बाहर मान लूँ, तो फिर ध्यान रखना ये फ्लक्स जो है वो Q3 और Q4 पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड नहीं करेगा? बिकॉज इट लाई आउटसाइड द गाउसियन सरफेस, ये गाउसियन सरफेस के बाहर का चार्ज है। हम इसको इजीली है जो प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ फॉर एग्जाम्पल है जो बच्चों, लेट ए चार्ज Q is lying outside the Gaussian surface,
outside the Gaussian surface, then flux passing through the Gaussian surface then flux passing through the Gaussian surface due to this charge Q, वो हो जाएगा बच्चों फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इट इज़ अ फ्लक्स। अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा तो इसको के डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने पर, और ई की वैल्यू है जो हम पुट कर रहे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो आउटसाइड वाला जो आपने चार्ज लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी गॉसियन सरफेस है और ये क्यू चार्ज है जो आउटसाइड में है, और ये Q1 Q2 ये चार्जेस इंटीरियर चार्जेस हैं। अब जो यहाँ अगर मैं जो एरिया एलिमेंट वेक्टर ले रहा हूँ तो एरिया एलिमेंट वेक्टर की यहाँ से डिस्टेंस r है बच्चों, और इट इज़ द सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल, इट इज़ द सॉलिड एंगल, हाँ, सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट वेक्टर आउटसाइड। ये क्यू क्यू है जो बाहर की ओर है, और ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस। नाउ के क्यू को हम बाहर निकाल लेंगे और डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी एस इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इट इज़ अ सॉलिड एंगल डी ओमेगा। डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एलिमेंट वेक्टर एट द एक्सटीरियर पॉइंट। इट इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे बच्चों, यहाँ 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 यहाँ, और ये सब एरिया एलिमेंट वेक्टर्स जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगे, सॉलिड एंगल्स, इन सब का सॉलिड एंगल्स का सम जो है, चूँकि ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो दिस सम बिकम्स इक्वल्स टू 0। यानी ये जो सॉलिड एंगल रीज़न ये है डी ओमेगा इक्वल्स टू 0, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस एट एनी एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर, जो कि गॉसियन सरफेस से बाहर क्या पॉइंट है, वहाँ जितने भी एरिया एलिमेंट लिए जाएं, वो एरिया एलिमेंट जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगे, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई द फ्लक्स कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज लाइंग आउटसाइड इज 0। फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन बाहर वाले चार्जेस का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीज़न ये है कि गॉसियन सरफेस जो है उसके ऊपर जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं, वो सब एरिया एलिमेंट्स इस क्यू पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर, वो सॉलिड एंगल 0 होता है। हम उसको लिटिल बिट एनालिसिस से हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो वी आर यूजिंग द डायरेक्ट fact that the solid angle subtended by all area element vectors or all area element vectors at any outer point is equals to 0। हम इस फैक्ट का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ प्रूव किया है कि बाहर वाले जो चार्ज का है जो कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3,
हम गॉस थ्योरम में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर आता है इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इंटीग्रल ई डॉट डी एस के अंदर जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इन फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी appearing in LHS is due to all the charges, is due to all the charges lying inside or outside, but the contribution in flux is due to only the charge lying interior or inside the Gaussian surface। यानी इस फॉर्मूले के अंदर लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई जो आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी एरिया एलिमेंट की लोकेशन के ऊपर, वो फील्ड इंटेंसिटी इंटीरियर चार्जेस और बाहर वाले चार्जेस दोनों के कारण होती है। लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन केवल द चार्जेस विच आर लाइंग इनसाइड द गॉसियन सरफेस, उनके कारण है जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इफ ए मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity epsilon is present inside the Gaussian surface, then फ्लक्स जो है, then flux will reduce and it will become phi E dot ds q in by epsilon, because vacuum is replaced by some dielectric medium having absolute electrical permittivity epsilon. Now we know that epsilon upon epsilon naught equals to epsilon r. It is the dielectric constant or the relative electrical permittivity of that medium which is existing inside the Gaussian surface, implies epsilon equals to epsilon naught epsilon r. अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये राइट साइड बिकम्स q in epsilon naught epsilon r, that is 1 upon epsilon r q in by epsilon naught, that is the flux will reduce। अगर वो epsilon r, अगर आपके पास इंसुलेटिंग मीडियम है, some insulating medium is present, if some insulating medium is present, then epsilon r for such insulating medium is greater than 1. In that case the flux phi e will be smaller than the flux when vacuum was present। जब वैक्यूम प्रेजेंट होता है तब उससे निकलने वाला फ्लक्स के रेस्पेक्ट में जब उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए जिसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, देन द फ्लक्स विल रिड्यूस, इट विल बिकम
the previous flux divided by the epsilon r, that is the dielectric constant or relative electrical permittivity of that medium. तो फ्लक्स विल रिड्यूस. इसके बाद एक पॉइंट हम और डिस्कस कर सकते हैं. द गॉस थ्योरम is valid. Yeah, Gauss theorem is not defined for the charges. Point number 4. Gauss theorem is not defined for the case when charges are present at the Gaussian surface. अगर गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर आपका चार्ज प्रेजेंट हो तो गॉस थ्योरम है जो उस केस में वैलिड नहीं है. और इसका रीज़न ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये चार्जेस हैं Q1 Q2 और एक चार्ज मैं इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मान लूँ अगर Q3. अब है जो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूँ इस लोकेशन के ऊपर, यहाँ अगर एरिया एलिमेंट लेके, इट इज़ द एरिया एलिमेंट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि Q3 चार्ज यहाँ है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर टेंड्स टू इन्फिनिटी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि Q1 और Q2 तो वेल इनसाइड है, लेकिन Q3 सरफेस पे, और सरफेस के ऊपर ही अगर मैं एरिया एलिमेंट वेक्टर लूँ तो उस पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी इस Q3 चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इनफाइनाइट होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी डिफाइंड एट दिस लोकेशन. तो इस लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट पे अगर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं है तो हम इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते. और इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते तो हम ओवरऑल कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो भी हम नहीं बता सकते हैं. तो इसका मतलब रीज़न ये है कि गॉस थ्योरम इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द केस व्हेन चार्जेस आर लाइंग ओवर द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज लाई कर रहा है तो गॉस थ्योरम वहाँ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इट इज़ द स्पेशल पर्टिकुलर केस. इसके बाद एक पॉइंट केस और बनता है बच्चों कि ये Q1 और Q2 इनकी पोजीशन जो है अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, Q1 और Q2 की पोजीशन जो है अगर हम इंटरचेंज कर दें, जैसे मैं Q1 की जगह Q2 लिख दूं और Q2 की जगह मैं Q1 लिख दूं, और ये नया केस बना रहा हूँ मैं 5th, तो Q1 और Q2 की जगह इंटरचेंज कर दें, मतलब इसको इस जगह और इसको इस जगह हम ले आएँ, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. इसका मतलब फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द relative position of charges. मतलब Q1 की जगह Q2 आ जाए या Q2 की जगह Q1 आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजेंट मैटर what is the change due to the change in location of the charges Q1 Q2. there is no change at all. फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. Q1 की जगह Q2 आ जाए या Q2 की जगह Q1 आ जाए, यानी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम उसके अंदर ही थोड़ी बहुत चेंज कर दें तो इट डजेंट मैटर. द फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज कंटेंड बाय द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसके बाद है जो एक 5th पॉइंट हम और बना सकते हैं, if Q in positive, phi E positive, that is flux will emerge. Flux will emerge through the
गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मतलब अगर है जो क्यू इन पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्टे कर रहा है, जैसे Q1, Q2, Q3, तो फ्लक्स है जो उससे निकलेगा, फ्लक्स विल इमर्ज थ्रू द गॉसियन सरफेस। एंड इफ Q in नेगेटिव देन फ्लक्स फाई इज नेगेटिव, फ्लक्स है जो नेगेटिव होगा, दैट इज फ्लक्स विल एंटर इनटू दैट, फ्लक्स विल एंटर इनटू इट। इस केस के अंदर जैसे ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ये -Q1, -Q2, -Q3, तो फ्लक्स है जो यानी फील्ड लाइंस वो इसके अंदर एंटर होगी, फील्ड लाइंस विल एंटर इनटू द गॉसियन सरफेस। इसके बाद एक और पॉइंट हम ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, वो पॉइंट नंबर 6 ये है Gauss theorem is valid, Gauss theorem is valid for electric fields. Gauss theorem is valid for electric fields which has inverse square dependence, inverse square dependence on, inverse square dependence on distance। इसका मतलब ये है कि गॉस थ्योरम के अंदर जो LHS के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² टाइप वेरी करना चाहिए, उसी से जो गॉस थ्योरम को डिराइव किया जा सकता है। यानी गॉस थ्योरम से आप, या आप यूँ कह सकते हो इनडायरेक्टली कि कूलम्ब्स लॉ से आप गॉस थ्योरम डिराइव कर सकते हो, और गॉस थ्योरम से आप कूलम्ब्स लॉ भी डिराइव कर सकते हो। वी कैन डिराइव गॉस थ्योरम from Coulomb's law, or we can also derive Coulomb's law from Gauss theorem। हम कूलम्ब्स लॉ को ट्रू मानते हुए भी गॉस थ्योरम डिराइव कर सकते हैं, और गॉस थ्योरम से भी हम कूलम्ब्स लॉ पे आ सकते हैं, या कूलम्ब्स लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम जो है इट हैज़ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, इसकी है जो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ जो है वो गॉस थ्योरम से बहुत पहले आ चुका था, इसलिए हमें जो बेसिक फोर्स जो है दैट इज़ द कूलम्ब्स लॉ, लेकिन है जो गॉस थ्योरम जो है इट इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, हम उससे कूलम्ब्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। दैट्स ऑल, इट इज़ ऑल अबाउट द गॉस थ्योरम। थैंक्स।